नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर पिछले 36 घंटों की हलचलों पर ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अब युद्ध के लिए मन बना चुकी है। युद्ध की तैयारियां उसने ज़ोर शोर से शुरू कर दी हैं और किसी भी क्षण ये खबर आ सकती है कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया है या पाकिस्तान के किसी हिस्से में बमबारी की है, एयर स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है। इस तरह की कोई भी खबर जल्दी ही आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 24 घंटे में सेना के तमाम प्रमुखों से बातचीत की है, तमाम सुरक्षा अधिकारियों से बातचीत की है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात की है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है और कहा तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी से भी बातचीत की है। हालांकि राहुल गांधी से प्रधानमंत्री की मुलाकात सीबीआई के चीफ की नियुक्ति को लेकर थी, लेकिन बहुत मुमकिन है कि जब इतना बड़ा मसला चल रहा है तो दोनों के बीच इस पर भी कोई चर्चा हुई हो। बेशक उसके बारे में कोई बाहर लीक नहीं करेगा, क्या बातचीत हुई है क्या इसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। खैर, तो ये सारी बातचीत हो रही है एक तरफ। दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं कि टर्की ने पाकिस्तान को एक युद्धपोत भेज दिया है, शक्तिशाली युद्धपोत भेज दिया है और पाकिस्तान के हौसले इससे बढ़ गए हैं। इसके पहले उसने मिलिट्री कार्गो प्लेन भेजा था जो कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी नियामत साबित हो सकता है। युद्ध अगर छिड़ता है तो उसके पास इनकी सख्त कमी थी और ये दोनों ही स्तरों पर उसको ये चीज़ें मिल गई हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि टर्की ने एक संदेश दे दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ है। इसके पहले आप जानते ही हैं कि चीन भी साफ साफ कह चुका है कि वो पाकिस्तान की संप्रभुता और एकता अखंडता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है, यानी अगर उस पर किसी तरह की आंच आती है तो वो हस्तक्षेप करेगा। हम सब जानते हैं कि चाइना के पाकिस्तान में किस तरह के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं या स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं। ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में ग्वादर जो पोर्ट है या वहाँ पर जो एयरपोर्ट हैं उन पर उसका बहुत सारा दांव लगा हुआ है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने इन्वेस्ट किया है। तो कई तरह से पाकिस्तान के साथ उसके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। सी पैक की जो उसकी योजना है या वन बेल्ट रोड वाली जो योजना है उसमें पाकिस्तान का बहुत ही महत्व है। तो इस सब की वजह से पाकिस्तान का साथ देना चीन का बनता है, या आप समझ सकते हैं कि उसका एक बड़ा लॉजिक है कि चीन उसके साथ जाएगा। तो चीन साथ में है, टर्की साथ में है। अजरबैजान ने भी कह दिया कि पाकिस्तान और अजरबैजान जो दो बदन और एक जान है, तो एक अजरबैजान भी वहाँ से जुड़ा हुआ है। इधर बांग्लादेश के बारे में हम सब जानते हैं कि उसका रवैया क्या है। तो एक तरह से देखें तो चारों तरफ से घेरेबंदी है और भारत के साथ अभी तक किसी भी देश ने ये नहीं कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत की मदद करेंगे। यहाँ तक कि रूसी राष्ट्रपति से जो व्लादिमीर पुतिन की बातचीत हुई है उसके बाद भी कोई एक ऐसा संकेत न सरकार की तरफ से न मॉस्को की तरफ से आया है कि अगर युद्ध छिड़ता है तो रूस किसी तरह से मदद करेगा। पिछली बार की तरह जैसे 1971 में बांग्लादेश को अलग करवाने के समय इंदिरा गांधी की मदद की थी रूस ने, सोवियत संघ ने, बल्कि कहना चाहिए कि उस समय सोवियत संघ था 1971 में, उसने जिस तरह से मदद की थी, अपना युद्धपोत भेज दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका जो 7वां बेड़ा भेज चुका था, उसको रुक जाना पड़ा था। तो वो एक बड़ा दो स्थितियों में बहुत फ़र्क आ चुका है। भारत के साथ आज कोई भी देश खड़ा नहीं है। रूस भी चीन के साथ ही खड़ा है क्योंकि उसने आपस में पैक्ट कर चुके हैं, उनके बीच में आर्थिक संबंध बढ़ रहे हैं और वो किसी भी तरह से चीन को नाराज़ नहीं करेगा। तो अब भारत के साथ मुश्किल ये है कि क्या वो अकेले इन सब देशों से लड़ेगा। हम सब जानते हैं कि टर्की कई तरह से मोरल सपोर्ट तो देता ही है। टर्की कोशिश में ये रहता है कि वो इस्लामिक देशों का नेता बने और जब किसी इस्लामी देश पर कोई हमला हो रहा होगा तो वो उसके साथ खड़ा है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि टर्की नेटो का मेंबर भी है, उस लिहाज से भी उसकी शक्ति है। और तुर्की के साथ ये भी है कि वो आधुनिक ड्रोन बनाने में माहिर माना जाता है।
जो दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोन हैं वो टर्की बनाता है और पाकिस्तान को वो सप्लाई करेगा, ये तय मानिए। तो हथियारबंद एयरक्राफ्ट हों जो अभी भेजे हैं, उसने 6 हथियारबंद एयरक्राफ्ट भेजे हैं और युद्धपोत की डिलीवरी की है, आपातकालीन डिलीवरी भी की है। ड्रोन और MILGEM क्लास युद्धपोत भी पाकिस्तान को प्रदान किए हैं टर्की ने। तो एक साथ इतनी बड़ी मदद पाकिस्तान की टर्की ने की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के हौसले बुलंद हुए। दूसरी तरफ ये जो भारत का मामला है बड़ा पेचीदा हो गया है, बहुत अकेला पड़ गया है भारत इस सिचुएशन में, और इसलिए शायद हम लोग अभी तक ये एनालिसिस कर रहे थे कि भारत को सोचना पड़ रहा है कि अगर 2 सीमाओं पर एक साथ लड़ाई छिड़ गई, इधर पाकिस्तान से और उधर चीन ने भी घुसपैठ शुरू कर दी या किसी हिस्से पर कब्जा करना शुरू कर दिया, तो भारत की सेनाएं 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगी, वैसे भी बटी हुई रहेंगी। भारत जो चीन से लगने वाली सीमा है वहाँ से तो अपने सैनिकों को हटा नहीं सकता, वहाँ जो भी उसने हथियार तैनात किए हैं, जो उन्होंने फाइटर जेट्स वहाँ के लिए रखे हुए हैं, उनको भी नहीं हटा सकता है। तो सेना बटी हुई है और बांग्लादेश का एक अलग से पंगा शुरू हो गया है। बांग्लादेश भी जिस तरह से दम भर रहा है कि पाकिस्तान के साथ है, तो वो एक और वार फ्रंट खुल जाएगा। तो ऐसे में भारत के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी और इसीलिए तमाम जो एनालिस्ट हैं आज भी 99% मानकर चल रहे हैं कि अभी युद्ध नहीं होने जा रहा है, अभी उस तरह का कोई अटैक करने की स्थिति में भारत नहीं है। शायद छोटा मोटा हमला जैसा कि बालाकोट में हुआ था, जहां पर स्ट्राइक करवाई गई थी, लेकिन एक पक्षी परिंदा भी नहीं मरा था। इसी तरह से पहले उड़ी के समय जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें भी कोई नहीं मारा गया था। भारत सरकार ने, बल्कि मोदी सरकार ने दावा ज़रूर किया था कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन एक भी प्रमाण अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी उनकी जांच परख की और पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर इस तरह का कोई स्ट्राइक करती है सरकार, तो तब तो बात कोई दिक्कत की नहीं है, बशर्ते पाकिस्तान उसका उलट के जवाब तो देगा ही। लेकिन अगर बात वहीं ख़त्म हो गई तब तो ठीक है, लेकिन अगर बात बढ़ गई और युद्ध शुरू हो गया तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। बहुत, अब देखिए कि कारगिल में तो हमारी सीमाओं के अंदर ही हमने लड़ाई लड़ी थी, उसमें पाकिस्तान का उस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ठीक है, उसने भेजे थे और करगिल की पहाड़ियों पर कब्जा करके बैठ गए थे वो, लेकिन पाकिस्तान की जो रेगुलर सेना है उसने उसमें हिस्सा नहीं लिया था, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने हिस्सा नहीं लिया था। इसलिए वो लड़ाई हमने ये मानना चाहिए कि सीमित लड़ाई लड़ी थी, हमारे क्षेत्र में घुस आए घुसपैठियों या आप मान लें कि पाकिस्तानी फ़ौजियों के खिलाफ भी। लेकिन अगर फुल फ्लेज, और ये करगिल की वार भी लंबी चली थी, इसके बावजूद कि एक सीमित वार थी, अगर फुल फ्लेजेड वार होती है तब क्या होगा, तब कैसे सस्टेन करेगा भारत, कितना लंबा लड़ पाएगा अगर चीन शामिल होता है। हालांकि चीन के बारे में भी कहा जाता है कि वो डायरेक्टली वार में नहीं कूदेगा, क्योंकि उसे भारत में भी अपने इंटरेस्ट नज़र आते हैं और पाकिस्तान के मुकाबले भारत से वो ज़्यादा इनकम कर रहा है, ज़्यादा अर्निंग है उसकी भारत से, तो वो इसको नहीं छोड़ना चाहेगा। और ख़ास तौर पर ऐसे समय जब अमेरिका तमाम तरह के टैरिफ थोप रहा है और उसे नए बाज़ारों की ज़रूरत है। लेकिन दबाव बनाने के लिए अगर वो लद्दाख क्षेत्र में ही थोड़ी सी घुसपैठ कर जाए तो हलचल मच जाएगी और भारत के लिए ज़रूरी हो जाएगा कि वो वहाँ भी अपनी सेना भी तैनात करे, सेना की उपस्थिति भी बढ़ाए और अगर ज़रूरत पड़े तो लड़े भी। ऐसी सूरत में भारत बहुत ही विचित्र स्थिति में फंस गया है। मोदी सरकार बहुत ही विचित्र स्थिति में फंसी हुई है। वो इस तरह से प्रकट तो कर रही है कि वो बदला लेगी या वो हमला करेगी, लेकिन कब करेगी, कैसे करेगी, कितना करेगी, इसको लेकर एक ऊहापोह, एक धर्म संकट, एक दुविधा साफ साफ नज़र आ रही है। हालांकि ये कह दिया गया है कि 7 मई को सारे स्टेट मॉक ड्रिल करें, सारे स्टेट्स में सायरन बजेगा, जो युद्ध के समय सायरन बजते हैं वो बजाए जाएंगे।
लोगों को ये फील कराने के लिए कि युद्ध आ गया है, युद्ध होने जा रहा है। अब ये एक प्रचार की एक्सरसाइज है या सचमुच में सीरियस है भारत सरकार, या भारत सरकार अभी टाइम बाइंग कर रही है? वो इस युद्ध को टालेगी, आगे धकेलती जाएगी जितनी दूर तक हो सके। इस बीच में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी किसी तरह से मध्यस्थता करे, किसी तरह से पाकिस्तान पर कुछ एक्शन ले ले, या जो कूटनैतिक विफलता अभी तक भारत की रही है उसमें कुछ सफलता मिल जाए और जो बड़े देश हैं वो उसको एक सीमित हमले के लिए मदद देने को तैयार हो जाएं या उसको सहमति दे दें। उस सूरत में कम से कम मोदी सरकार के लिए एक फेस सीविंग रास्ता निकल आएगा, और इसलिए शायद वो उस समय का इंतज़ार करेगी कि ऐसी स्थिति बन जाए। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी विकट हो चुकी हैं भारत सरकार के लिए, विकट हो चुकी हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा है कि वो दबाव में भी है, उस पर राजनीतिक दबाव भी ज़बरदस्त है कि कुछ ना कुछ तो करना है। ख़ासतौर से उनकी जो अपनी जो हाइपर नेशनलिज्म या अल्ट्रा नेशनलिज्म वाली कंस्टिट्यूंसी है, जिसमें अति राष्ट्रवाद, अंधराष्ट्रवाद, युद्धोन्माद पैदा किया जा रहा है मीडिया के ज़रिए, उनके अपने आईटी सेल्स के ज़रिए, अपने नेताओं के ज़रिए, उस युद्धोन्माद को कैसे वो हैंडल करें। अगर उस युद्धोन्माद को आप युद्ध के ज़रिए शांत करेंगे तो ये खतरनाक कदम होगा, लेकिन अगर आप किसी दूसरे पॉलिटिकल तरीके से या इस पूरी प्रोसेस को थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए करेंगे तो हो सकता है कि लोग थक जाएं और वो सब्साइड करने लगे ये पूरी जो मांग है युद्ध की। और इस बीच में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बदलें, हो सकता है कोई एक रास्ता निकल आए जिसमें दोनों देशों को एक टेबल पे आना पड़े और बातचीत करके पाकिस्तान कुछ वादे करे और एक सम्मानजनक या फेस सेविंग रास्ता खोज लिया जाए। लेकिन आज की तारीख में वो संभावना कम दिखती है। पाकिस्तान के हौसले इसीलिए बढ़े हुए हैं कि उसके साथ टर्की और चीन आ गया है। वो जो घरेलू परिस्थितियां हैं, बहुत सारे लोग हवाले देते हैं कि पाकिस्तान परेशान है, उसके कम से कम 3 राज्यों में बड़ी विकट परिस्थितियां हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो या सिंध में भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि कुछ छोटा मोटा हो जाए, क्योंकि उसके अंदर भी एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगी जब बाहर से कोई आक्रमण होगा, और वो इन जो असंतोष है वो उसमें दब जाएगा, उसको मौका मिल जाएगा। तो कुछ समय पहले जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा था, वो दरअसल भारत को कम एड्रेस कर रहा था और बलूचिस्तान को ज़्यादा एड्रेस कर रहा था। तो इसलिए पाकिस्तान इस पूरे मामले को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता कि युद्ध हो, क्योंकि 15-20 महीनों में उसने जो अपने आप को बेहतर किया है वो खोना नहीं चाहेगा जो उपलब्धियां हैं, और अपनी आर्थिक स्थिति को और नहीं बिगाड़ना चाहेगा। लेकिन वो इतना ज़रूर चाहेगा कि भारत कुछ थोड़ा बहुत कर दे तो उससे उसकी जो एकता अखंडता है उसको थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा। इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर वो एकजुट हो सकते हैं। ये भी एक हो सकता है कि मोदी सरकार सोच रही हो, भारत सरकार सोच रही हो कि हमला करने की गलती पाकिस्तान कर बैठे। अब हम ये जान रहे हैं कि पिछले 7-8 दिनों से सीमा पर लगातार झड़प हो रही है, फायरिंग हो रही है। अब ऐसे में ही अगर पाकिस्तान कोई बड़ी चूक कर बैठे, जैसे कि पिछली वार के दौरान उसने किया था, क्योंकि वो हमला अभी तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें पाकिस्तान ने पहले हमला किया है, बाद में भारत ने पलट कर जवाब दिया है। अगर भारत को ये मौका मिल जाए कि पाकिस्तान कोई गलती कर दे इस तरह की, तो मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का समर्थन भी मिल जाएगा। तब चीन भी डिफेंसिव हो जाएगा, टर्की को भी थोड़ा सा पीछे हटना पड़ जाएगा, और तब भारत एक कार्रवाई करने की स्थिति में आ जाएगा। मोदी सरकार इस अवसर की तलाश में ज़रूर होगी, लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी पुरानी गलतियों को दोहराएगा? कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आर्मी चलाती है पाकिस्तान को,
और आर्मी वालों का दिमाग आप जानते ही हैं, वो जड़ बुद्धि टाइप का होता है। वो हमेशा हथियार और लड़ाइयों के बारे में सोचता है। ये उसके राजनीतिक नुकसान फ़ायदे उसके दिमाग में कम आते हैं। ऐसे में वो गलती कर भी सकता है, और अगर गलती कर दिया तो भारत की तो लॉटरी लग जाएगी मोदी सरकार की। लेकिन अगर नहीं हुआ तब क्या होगा, कब तक? हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव का इंतज़ार करेंगे मोदी। इसी साल वो 75 साल के भी होने वाले हैं। वो इसके लिए भी इसको भुनाना चाहते हैं कि ऐसी स्थितियां बन जाएं कि आरएसएस उन पर किसी तरह का जोर ही न डाल पाए, उनको पद से हटने के लिए कह ही ना पाए, और वो फिर से अपरिहार्य बन जाए कि लीडरशिप तो अभी इस देश को मोदी की चाहिए, और इसलिए उनको हटाने का सवाल ही नहीं उठता है, और उनको कमज़ोर करने की भी कोशिश नहीं की जा सकती है। तो मोदी जी इस सिचुएशन का राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे होंगे। वो निश्चित रूप से इस आपदा में अवसर ढूंढ रहे होंगे अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए। और बिहार चुनाव या उत्तर प्रदेश चुनाव या अभी जो भी अगले साल आने वाले दूसरे चुनाव हैं, उनमें कैसे इस सिचुएशन का लाभ उठाकर अपनी इस पार्टी की स्थिति को मजबूत करें और उस बहाने अपनी सत्ता को मजबूत करें, ताकि 2029 में भी वही दावेदार बनकर फिर खड़े हो जाए। तो मोदी जी इस मामले में बहुत चतुर हैं, और वो इस सिचुएशन को इस तरह से भुनाने में लगे हों तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। उनके लिए भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा, भारत का मान सम्मान, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी प्राथमिकता तो नहीं होगी, क्योंकि बहुत बार वो ये चीज़ दर्शा चुके हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है सत्ता, चुनाव, और उसके लिए वो काफ़ी कुछ दांव पर लगा सकते हैं। उन्होंने देखिए अडानी के मामले में कहाँ तक वो चले गए। भले ही दुनिया भर में भारत बदनाम हो गया, हमारा शेयर बाज़ार बदनाम हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था बदनाम हो गई, लेकिन उन्होंने अडानी का साथ नहीं छोड़ा। और अब तो अडानी को बचाने में वो कामयाब होते दिख रहे हैं अमेरिका में, जहाँ पर अमेरिकी प्रशासन से अडानी की बातचीत चल रही है, और बताया जा रहा है कि 1-2 महीने में उनके मामले का निपटारा हो सकता है। डील हो रही है, डील हिंडनबर्ग के साथ भी होती बताई जा रही है, और वहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसको भी कमज़ोर किया जा रहा है। इसके पहले ट्रंप ने जो आर्थिक अपराध का कानून था उसमें भी थोड़ी ढील दी थी, और वो भी सारा कुछ जो हो रहा है वो अडानी के लिए हो रहा है, और मोदी की उसमें भूमिका ना हो ये असंभव माना जाता है। तो मोदी जी जो उस समय भागते हुए ट्रंपम शरणम गच्छामी हुए थे, उसकी एक बड़ी वजह ये थी। बहरहाल ये दूसरे पहलू हैं जो इस पूरे चीज़ से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि अभी लड़ाई होगी या बाद में होगी, ये तय होगा इस बात पर कि मोदी जी को क्या सूट करता है पॉलिटिकली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।